धन्यवाद विक्रम सर। और इस विश्वास के लिए कि हम लोग कुछ बेहतर करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और आप लोगों का भी इतने दूर दराज से आए हैं और इतने विपरीत परिस्थितियों में आए हैं, विश्वास करके आए हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि इस विश्वास को हम लोग आगे बढ़ाएं। और जिस उम्मीद से आप आए हैं उस पे हम लोग खरा उतरने की कोशिश करते हैं। हमारी जो टीम है, जो मेंटर्स हैं, उन लोगों के साथ में आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और हम लोग क्लास का जो सेशन है उसका वो एक उद्देश्य है, एक प्रॉपर है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि सारा बर्डन बच्चों पे छोड़ दिया जाता है। जो इंटरव्यू के या जो इस तरफ है, पोडियम के इस तरफ है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रश्न पूछे, और वो प्रश्न किस तरीके से पूछे और उसका उत्तर ढूंढने की बच्चे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड भी हैं, कुछ नॉन एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो सवाल करना बड़ी बात नहीं है, उस सवाल को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उत्तर किस देना है, ये इस बात से ही अपने चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी तैयारी के दौरान में होता है तो उसको उसको हर फेज पे बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहले प्रीलिम्स देता है तो उसको लगता है कि सिलेक्शन यही है, प्रीलिम्स किसी तरीके से हो जाए बस, फिर बाकी की आगे की देख लेंगे। मेंस देता है तो लगता है कि बस ये फेज निकल जाए ना, उसके बाद में हम देख लेंगे, सब हो जाएगा। और जब इंटरव्यू आता है तो लगता है अब क्या, अब कैसे, है ना। तो आप इसके लिए बहुत पहले से तैयार नहीं होते, कम से कम अंतिम चरण के लिए पहले से तैयारी आप नहीं करते होते हैं। और जब आपका रिजल्ट आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि सीधे आपको मॉक सेशन में बैठा दिया जाता है कि भैया मॉक दे लो और जो होना है वो इस तरीके से होगा, है ना। और मॉक के लिए या तो उसके पहले थोड़ी बहुत हम लोग तैयारी कर लेते हैं, सूचनाओं के स्तर पर बायोडेटा की तैयारी कर लेते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी कर लेते हैं, या फिर अपने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन इतने से बात नहीं बनती है, और तब यहीं पे आकर के हम ये कहते हैं कि इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल होता है। इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि ये बहुत वास्ट है, लेकिन हम लोग उसको प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़े से साइंटिफिक मैनर में तैयारी करने की कोशिश करते हैं, और आपके इंटरव्यू को क्वाइट प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और हमारी ये कोशिश अब रहती है, और बाकी आपकी किस्मत, आप जानो। हमारी तैयारी का जो तरीका होगा वो बहुत साइंटिफिक होगा और प्रेडिक्टेबल होगा। और अब वो कहते हैं ना कि अब आपकी किस्मत ही खराब हो तो बैठे हुए ऊंट पे भी कुत्ता काट लेता है। तो अब इस तरीके का कुछ हो आपके साथ में, दुर्घटना घटे, तो आप मान करके चलो कि ठीक है, अगली बार कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोशिश होगी वो इतने सेगमेंट्स में हमने बांटा हुआ है, उसको इतने साइंटिफिक मैनर में करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डायमेंशन छूटेगा नहीं। और उतनी तैयारी करने के बाद में अगर हम अपने सेशन को या इंटरव्यू को, मॉक को, या फिर फाइनल जब आप फेस करने जाएंगे इंदौर में, वहाँ पे जब करने जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ में, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होने वाली है कि जो आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल होगा। वो क्वाइट प्रिडिक्टेबल होगा। कैसे होगा, यही बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक एक करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे हम किन किन सेशन के माध्यम से और क्या क्या किस किस डायमेंशंस के माध्यम से अगर अपनी तैयारी को बढ़ाएं और पुख्ता करें, तो देखेंगे आपकी बहुत सारी चीजें आपकी प्रिडिक्टेबल हो जाएंगी, और अब आपको लगेगा कि हाँ, ये कंप्लीट प्रिपरेशन है हमारी। तो उसको देखते हैं हम लोग एक एक करके स्लाइड्स को के माध्यम से, और ताकि ये एक्चुअली ये जो सेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन सकें आपकी, और इसके माध्यम से हम आगे बात बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तैयारी का जो सबसे पहले तरीका होता है, तो एक तो फियर नहीं रखना है, किसी भी बात के लिए फियर नहीं रखना है। लेकिन फियर न रखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम दो तरीके से आदमी फियरलेस होता है। एक तो जब आदमी अज्ञानता में होता है तो भय मुक्त होता है। अज्ञानता किसी भी चीज की हो ना, तो उसमें बहुत अति आत्मविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है कि अरे हम तो कर देंगे, हम तो कर दिए, हम भैया ने बताया था कर दिया। ऐसा नहीं,
विश्वास आपको अपने भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, और कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप प्रॉपर सूचना आपके पास में है, विश्लेषण क्षमता आपके पास में है, और आपने सही तरीके से तैयारी किया है, तो आप ये आत्मविश्वास रखिए कि आपके साथ में अच्छा होगा। और इस सबसे पहली जरूरी चीज होती है सूचना। और सूचना किन किन बातों की होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ये इस बात की सूचना, सबसे पहले सूचना की सूचना। तो सबसे पहले एक तो ये होता है कि हमको पता ही नहीं है कि हमको किसको फेस करना है, किस आदमी को फेस करना है, ये पता नहीं होता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जानने की भी कोशिश करेंगे कि हमको फेस किस बोर्ड को करना है। तो जब आप वहाँ पे इंदौर में जाएंगे, और जो बोर्ड होगा आपका, वो मोस्टली चेयरमैन का होता है, और जितने मेंबर्स का होता है उन्हीं का बोर्ड बनता है। और बोर्ड में कुछ उनके साथ में सबॉर्डिनेट होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेंबर हैं, मान लीजिए इन्हीं का बन जाता है राजेश लाल मेहरा जी, अभी यहाँ के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं। तो इनका बोर्ड बनता है, इनके 3-4 लोग और आपको इनके साथ में होंगे। और इसके साथ में जितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, इनके 4 बोर्ड होंगे। तो लगभग 5 बोर्ड आपका मिलेगा, इन्हीं का बोर्ड आपको वहां पे मिलना है। तो सबसे पहले इनका जो बोर्ड है वो जो मिलेगा, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सूचनाएं आपको होनी चाहिए कि ये किस तरीके के हैं वहां। और उनका जो बैकग्राउंड होता है बहुत मैटर करता है। चेयरपर्सन का बैकग्राउंड मैटर करता है, ये आप मान के चलो। जैसे अगर चेयरपर्सन है राजेश लाल मेहरा जी, और एक इनका बैकग्राउंड जो है एकेडमिक्स का है, प्रोफेसर्स रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि थोड़ा सा टच आपके इंटरव्यू में उसका लिटरेचर का आना ही आना है। वो उनका स्पेशलिटीज है, उनका स्पेशलाइजेशन है उस चीज में। अगर कोई यहाँ पे मेंबर्स हैं आईपीएस हैं, किसमें कुछ मेंबर्स लॉयर हैं, अगर लॉयर है तो ये मान करके चलिए कुछ आपको आईपीसी सीआरपीसी में क्या चीजें होती हैं, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। और लेकिन इतनी आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, डिप्टी एसपी बनने जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपके हाथों में रहनी है। तो जब आपके हाथों में वो जिम्मेदारी है, तो यह अपेक्षा की जाती है आपसे कि आप बेसिक चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर एसडीएम के हाथों में है, तो धारा 144 क्या है, कर्फ्यू क्या होता है, सीआरपीसी आईपीसी क्या होता है, धारा 151 क्या होती है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी बारीकियां हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको एसडीएम को पावर कहाँ से मिलता है, मजिस्ट्रेट को पावर कहाँ से मिलता है, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। तो अब ये पूछने की जिम्मेदारी बोर्ड की होती है। जो मॉक इंटरव्यू होता है उसमें हम पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से है, और आप फिर उसका, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग आपको पहले बताएंगे कि ये सेक्शंस हैं और इसमें आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में आप प्रिपेयर हो जाइए। 1 हफ्ते का इसीलिए टाइम लिया गया है कि ताकि आपको बताया जा सके कि किस किस सेक्शंस में, किस किस सेक्टर्स की कैसे तैयारी करनी है। और जब आपकी तैयारी हो जाए, तब फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएं। सीधे अगर प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी न होने, और एक एक मोरल जो होता है जिसमें बूस्ट कराने की जरूरत होती है, वो थोड़ा सा, अरे मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको सब आ रहा है, लेकिन जो आपका प्रीलिम्स का सेगमेंट है, मेंस का सेगमेंट है, उससे डिफर करता है इंटरव्यू का सेगमेंट, है ना। तो वो चीजें आपको करनी है। और प्रीलिम्स के सेगमेंट में कैसे करनी है, तो सबसे पहले ये सूचना है। अच्छा, इसके लिए हमने कुछ कंटेंट को भी प्रिपेयर किया हुआ है। वो करीब 80 पेज का कंटेंट है, जो आपको पीडीएफ के माध्यम से अभी हम लोग शेयर कर देंगे, और उसका फिजिकल कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो वो आपको भाग दौड़ करने की अब इसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे अब यहाँ से तो सर ने बता दिया, क्योंकि ये अभी मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ, डिटेलिंग बाद में की जाएगी। क्योंकि ये सेशन जो है वो 1 घंटे का ही है। उसके बाद में जो इसी 1 घंटे में जो दूसरा सेशन है वो प्रदीप सर का होने वाला है। और प्रदीप सर आपको केवल क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में हो सकते हैं, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में साइंस से और एनवायरनमेंट से हो सकते हैं, वो आपको क्वेश्चंस दे देंगे, और उसका उत्तर, एक मानक उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे।
तो पहला सेशन ये होगा। दूसरा सेशन हमने रखा है आईपीएस अमित सिंह जी का। तो अमित सिंह जी जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बना दिए, जितने भी पोलिसिंग सिस्टम से है, ह्यूमन राइट्स से है, जितने भी आईपीसी सीआरपीसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी महिला से इसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जबकि हम यहाँ पे कुछ आए लोग थे, वो उनकी महिलाएं आई थी, उनसे भी कुछ बच्चियां आई थी, उनसे भी उनकी भी तैयारी करानी थी, पर वो आए नहीं हैं। तो उन उससे भी प्रशासन में विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो अमित सर उसको हैंडल करेंगे, आज डील करेंगे। फिर लास्ट सेशन होगा आर के पालीवाल जी का, जो चीफ कमिश्नर हैं, उनका, उनसे जो 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 नेशनल इश्यूज हैं, जैसे कि सभ्यता संस्कृति क्या होती है, समन्वित संस्कृति क्या होती है, सामाजिक समरसता क्या होता है, ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो एक प्रशासक से पूछा जाता है, और ये उम्मीद की जाती है कि एक प्रशासक इसका उत्तर, समुचित उत्तर देगा और संतुष्ट करेगा। तो ये वाला जो सेक्शन है, सभ्यता संस्कृति या नेशनल इशू, जैसे कि क्या जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, अंतिम समाधान क्या है, आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अंतिम समाधान क्या है, इस तरीके के एक कॉमन और पारंपरिक उत्तर मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसकी कोशिश हम लोग लास्ट वाले सेशन में आज करेंगे। उसके बाद में और कैसे सेशन अगले दिन कैसे बढ़ाना है, वो आईएएस हर्ष सिंह के माध्यम से, एसडीएम और हमारे साथ से जुड़े हुए हैं उन लोगों के माध्यम से हम आपकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और मेनली जो सेशन होना है वो हमारे साथ में ही होना है। तो ये है, तो पहला ये है, और इसकी डिटेलिंग अभी नहीं करते हैं क्योंकि ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसमें आगे की बातें हम आपसे करते रहेंगे, अभी ब्रीफ करना है मुझे, सिर्फ ब्रीफ कर देते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज जो होती है कि आपने सूचनाएं इकट्ठा की ली बोर्ड के बारे में, अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहला जो आपको चीजें होती हैं, तैयारी का जो सबसे तरीका होता है, वो दो तरीके से होता है। पहले दो या तीन तरीके से उसको कह सकते हैं। पहला तरीका यह होता है कि जब हम किसी औपचारिक माहौल में जाएं तो औपचारिक बन करके जाएं। औपचारिक का मतलब कई स्तरों पे औपचारिकता, आपके आचरण में औपचारिकता, आपके वेशभूषा में औपचारिकता। तो सबसे पहला जो होता है, इंप्रेशन जो क्रिएट करता है, वो आपका वेशभूषा है। और ये सवाल कई बच्चों का होता भी है कि सर पहने क्या, क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग हैं उनका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो इसमें मैं यही बात करता हूं कि जो भी होना चाहिए, आपके वस्त्र कुछ भी पहने आप। एक इंटरव्यू में एक आईपीएस थे और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, हरियाणा कैडर था उनका, और उनसे सब, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, क्या नाम था, हरियाणा कैडर के हैं, और बहुत बहुत तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं, टॉप भी किया था। उनसे मैं इंटरेक्टिव भी हुआ हूँ, नाम अभी मिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने इंटरव्यू में हाफ शर्ट पहन के गए, लेकिन ये उनका अपना कॉन्फिडेंस था, वो उनका कॉन्फिडेंस था, और उस एग्जाम में उन्होंने टॉप भी किया। आईपीएस पहले लिया था और आईपीएस मिला, है ना। नहीं, राव नहीं है वो, अभी उनका नाम अभी मैं मिस कर रहा हूं, मैं बता दूंगा। तो वो हाफ शर्ट पहन करके गए। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती, लेकिन एक सामान्य जो डेकोरम होता है कि आप अपने वस्त्र इस तरीके से धारण करें। क्योंकि मैं दोनों तरीके के लोगों से मिला हूं इंटरव्यू में। एक मेरे साथ में मनीष जी थे, 2007 में कपड़े पहन करके जो गए, वो गुलाबी शर्ट टाइप का पहन के गए, और गुलाबी शर्ट में उनको मना कर रहा था कि ठीक से पहन कर जाए, नहीं नहीं चले गए। और वो सेलेक्टेड थे, लेक्चरर थे, और उन्होंने कई पीएससी के पीएससी यूपी पीएससी में लोअर में सेलेक्टेड भी थे, पर वो लेक्चरर हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत कैजुअल लिया। 2007 में उनका सिलेक्शन भी हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद में, अगर आप लोगों को पता हो, यूपीएससी में 2007 में कुछ कुछ लोगों को, ओबीसी के कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया था सिलेक्शन के बाद में। उनका एक नंबर से सिलेक्शन होने के बाद में, सारी मिठाइयाँ खाने के बाद में एक लिस्ट बनी, ओबीसी के 50 या 60 बच्चों को बाहर कर दिया गया, और उस लिस्ट में वो बाहर हो गए 1 नंबर 2 नंबर से। तो अगर वो जो अटायर होता है, जो वस्त्र होता है, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, 1 से 2 नंबर 3 नंबर भी अगर इंप्रेसिवली आपको बढ़ा देता है, 139 नंबर उन्होंने को मिला,
और अगर उनको 200 नंबर के आसपास मिला होता, 180 मिलता, तो वो आईएएस होते आज प्रॉपर। और आज वो झांसी में लेक्चरर बन करके बैठे हुए हैं एक महिला कन्या विद्यालय में। तो ये स्थिति आप नहीं पैदा करें कि आप कोई गुलाबी सा कपड़ा पहन करके चले जाएं, कुछ उसमें धागे निकले हुए हों, इस तरीके का ऐसी हरकत नहीं करें कि पहले ही खराब हो जाए कि अरे ये कैसा आ गया है ना। तो एक साधारण जो इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव में अंतर यही होता है कि कुछ चीजें मतलब तड़क भड़क वाली होती हैं, वो दिखने लगती हैं, आंखों को चुभने लगती हैं। तो ऐसा चुभने वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। जो आपकी वेशभूषा होनी चाहिए, जूते होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, पहनने का तौर तरीका होना चाहिए, वो इम्प्रेसिव हो, लगे कि हाँ आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आए हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि हम लोग सूट पहने नहीं पहने, ये भी सवाल होता है। ब्लेजर पहन करके जाएं। ब्लेजर जो होता है, जैसे ये मेरा है, ये ब्लेजर है और ये कैजुअल माना जाता है, सेमी कैजुअल माना जाता है या सेमी फॉर्मल माना जाता है ब्लेजर। तो ब्लेजर अवॉइड करें। आप या तो प्रॉपर सूट पहन करके जाएं, या फिर आप अगर गर्मी फरवरी तक शुरू हो जाएगी इंदौर में और तब आपके इंटरव्यू शुरू होंगे, तो प्रॉपर शर्ट पैंट पहन करके जाएं। टाई में कंफर्टेबल हो तो टाई लगा करके जाएं। उसके बारे में टेक्निकलिटीज जो है वो जान करके जाएं। कई बार हालांकि स्टेट एग्जाम में नहीं होता है, लेकिन टाई अगर आप 100 लोगों का इंटरव्यू होता है और 2 टाई लगा करके जाते हैं तो अलग से वो नोटिस हो जाता है। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है टाई लगाने का, पहनने का, तो टाई लगा करके जाएं। और अगर वो टाई से सवाल करते हैं तो वहां पे आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सको। और अगर वो चीजें आपने हैंडल कर ली तो आप निश्चित मान करके चलो कि आप बढ़त की स्थिति में होंगे। क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनना कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। टाई पहनना, फॉर्मल होना, सूट पहनना निगेटिविटी की निशानी नहीं होती है ना, कि अरे वो तो सामान्य तरीके से। अगर आपकी में वो कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात ये है कि जब आप कपड़े पहन के जाते हैं तो अक्सर हम लोग पेन वगैरह लेकर के जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपकी सूचना होनी चाहिए। क्योंकि जब पहली नजर आपकी पड़ती है तो उसी पे आप क्या पहन करके आए। जैसे कि यूपीएससी वगैरह में बहुत होता है, स्टेट में भी अगर ऐसी चीजें करेंगे तो कभी भी ये चीजें हो सकती हैं। कोई भी पेन पार्कर का लेकर के जा रहे हैं या कोई भी पेन लेकर के जा रहे हैं, तो पहली नजर आपके कपड़े पे पड़ती है, पेन पे पड़ती है। तो एटलीस्ट उसकी सूचना होनी चाहिए। कई बार जब लड़कियां जाती हैं, साड़ियां पहन करके जाती हैं, तो पहले सवाल साड़ी पे ही बन जाता है कि अच्छा ये कौन सी साड़ी, चंदेरी पहन के गए हो या कोई भी साड़ी पहन के गए हो, सिंपल सूती की पहन के गए हो, या साड़ी पहनने के तरीके से भी सवाल आपके बन सकते। तो जो आपकी चीजें हैं, आप जो जूते पहन रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जो ब्रांड पहन रहे हैं। कई बार हम लोग फॉर्मल जब पहन के जाते हैं तो ब्रांड हमारे यहाँ पे लिखा होता है या लोगो उसका लगा होता है, कपड़े का लोगो लगा होता है। तो हमारी नजर सबसे पहले उसी लोगो पे जाती है और वो सवाल हमारा पहले ही बन सकता है कि अच्छा ये आप पहन करके आए, ये कहाँ की कंपनी है, अच्छा इसका क्या है। वो थोड़े से अगर अवेयर हैं तो वो पहली नजर उसी पे पड़ती है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप तैयारी कर, और जब हम ऐसा तैयारी करके नहीं जाते हैं तब हमारा इंटरव्यू क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो हमारा इंटरव्यू प्रिडिक्टेबल हो जाता है। यही अंतर होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी में। क्योंकि साड़ी पहनने के तरीके या साड़ी के तरीके, इतनी बेसिक चीजें, आप बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हो, पर बेसिक चीजें अगर पूछी जा रही हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो दूसरे की चीजें के नहीं पता हो, दूसरी कंपनियों के बारे में नहीं पता हो, बहुत सारी कंपनियों के बारे में नहीं पता हो, लेकिन उतना तो पता हो जो कि आप यूज कर रहे हो, जो लगा के गए हो। तो पहला जो तैयारी का तरीका होता है वो यही होता है कि आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो, अच्छे से आपकी सूचना होनी चाहिए, अच्छे से आपके पास में उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये पहला तरीका हो गया, पहली चीजें हो गई। ये आपका जो इंटरव्यू का जो बाह्य पक्ष है, बाह्य पक्ष से संबंधित प्रश्न हो गए। उसके बाद में दूसरा चीजें होती हैं आपके मैनर से रिलेटेड, कि आप जब इंटर करते हो, इंटरव्यू के कक्ष के सामने इंटर करते हो, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे अपेक्षित होती हैं, वह भी औपचारिकता का ही हिस्सा है।
कि आप जब एंटर कर रहे हैं तो किस तरीके से एंटर कर रहे हैं क्लासरूम में। आपका जो नेत्र संयोजन है, मतलब आई कांटेक्ट जिसको बोलते हैं, आई कांटेक्ट किस तरीके से है। आप जब यहाँ पे सबसे काफी एक सवाल होता है कि जब हम इंटरव्यू बोर्ड में एंटर करते हैं तो हमें अभिवादन करने का तरीका क्या होना चाहिए, किसको अभिवादन करना चाहिए। यह भी बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारे मन में होते हैं कि नहीं होते हैं, आप लोगों के मन में भी हैं कि हम किसको पहले विश करें, किस टाइम, क्या टाइम है तो किस तरीके का विश करें, ये भी सवाल है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो मेंबर्स होंगे या मेंबर्स का जो बोर्ड होगा, वो बोर्ड के जिसका भी बोर्ड होगा वो सामने ही होगा, और अक्सर उसमें नेम की पट्टी कई बार तो क्लास के बाहर ही होता है बोर्ड का कि ये फला चेयरमैन साहब का बोर्ड है, किसका बोर्ड है, वो पट्टी आपको दिख जाएगी। तो वो जिसकी पट्टी दिख जाएगी वो उसका बोर्ड हो गया, ठीक है। वो आपको पहले नहीं पता होगा, 5 मिनट पहले जैसे ही प्यून आएगा, आपके नाम की कॉलिंग होगी, आप वेटिंग रूम से जाओगे और वहां पर पहले ही आपको ये बात दिख जाएगी वहां पे बाहर में कि आप किस रूम के बाहर वेट कर, एक का इंटरव्यू हो रहा है, दूसरे आदमी को वेट कराने के लिए रूम के बाहर बैठा दिया जाएगा, वहां पे नेम पट्टी होगी, उसका बोर्ड होगा। तब आपको समझ जाना है कि राजेश लाल मेहरा जी का बोर्ड पड़ गया है और ये लिटरेचर वाले हैं और इस तरीके से हमारा होने वाला है, 5 मिनट पहले आपको पता चलेगा, ठीक है। अब वहां पे आप जाते हैं तो इसका मतलब जो सेंट्रल में एक आदमी बैठा होगा वही राजेश लाल मेहरा जी होंगे। अभिवादन उनको सबसे पहले करना है, लेकिन अगर कोई बोर्ड में मेंबर महिला है, अक्सर होता है, तो गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, इस तरीके से पहले मैम को एड्रेस करने के बाद में पहली जो औपचारिकताएं हैं वो महिला के प्रति होती है और उनको करना है, उसके बाद में बोर्ड के अध्यक्ष को, और उसके बाद में सभी लोगों के साथ में नेत्र संयोजन के साथ में आपको करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर महिलाएं हैं उनके साथ में विशिष्ट या विशेष प्रकार के व्यवहार की और औपचारिक व्यवहार की अपेक्षा आपसे की जाती है, और वो चीजें आपके रिफ्लेक्ट होंगी एंटर करते समय ही। वहां पे कई बार घबराहट होती है कि हम लोग मैडम को भी सर बोल देते हैं या सर को भी मैडम बोलने लगते हैं, क्वाइट नेचुरल। यही चीज आपको अभ्यास के दौरान करनी है कि ताकि ऐसी गलतियां, क्योंकि घबराहट में अच्छा, इंटरव्यू में भी जब एड्रेस करना होता है, कोई चीज बतानी होती है, तो हम मैडम को सर, सर को मैडम करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप थोड़ा सा कॉन्शियस रह करते हुए, या फिर जो आप मॉक सेशन करते हैं उसमें भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आपके ये गलतियां नहीं होंगी। तो ये सावधानियां हैं, शिष्टाचार से संबंधित सावधानियां हैं। और पर्सनालिटी से रिलेटेड यही होता है कि आप जब बात कर रहे हो तो प्रॉपर, जैसे आपसे आई कांटेक्ट मेरा हो रहा है, प्रॉपर आई कांटेक्ट हो रहा है, राइट। मैं तो आप जब किसी से बात कर रहे हो, किसी ने प्रश्न पूछा है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखें और थोड़ा सा एकदम से उसी पे फोकस्ड नहीं होना है सब तरह पे, ताकि ऐसा लगे जैसे मैं बात कर रहा हूं या किसी का सवाल आ रहा है तो मेरी नजर सारे क्लास में है, सारे क्लास के बच्चों पे है। तो ये होता है नेत्र संयोजन, कि सही तरीके से किसी ने कोई क्वेरीज किया है तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, और ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूं तो सर इग्नोर हो रहे हैं। कि अगर कोई बैठा हुआ है डिग्निटरीज या बोर्ड का मेंबर, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसी पे फोकस्ड हो गए और बाकी सारे लोग इग्नोर हो गए हैं, क्योंकि जिसने प्रश्न पूछा है वो तो पूछ ही रहा है, उसके बाद में और लोग भी आपके उत्तर को सुन रहे हैं। तो आपका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बन रहा है मैटर करता है ना। और वो नेत्र संयोजन की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का होना, सूचना, देखिए सूचना तो है ही है, लेकिन जैसे ही मैडम और सर करने लगते हैं हम, वैसे ही पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंस को लैग कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करना है। तो यही चीजें होती, सूचना होने के बावजूद भी अगर हम लोग कहीं लैक करते हैं कॉन्फिडेंस, तो ऐसी गलतियां करते हैं, और ये बताता है कि आप उसके लिए आपके आपके हाथ में बाजी होती है और आप उससे बाजी हाथ से निकलती दिखती है। अगर 2 से 5 नंबर भी आपका हो गया इसमें चीजों का,
तो वो बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए ये पर्सनालिटीज के कुछ डायमेंशंस हैं, औपचारिकताएं हैं, उस औपचारिकताओं को, और इसके लिए ये जो क्लास बता रहा हूं इसके लिए आपको फिर 10 इंटरव्यू और मॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो बता रहा हूं यही सत्य है, और इतना ही आप अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आपको चाहे 10 मॉक दे लो चाहे एक में ही समझ जाओ। एक दूसरा सवाल भी होता है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं तो कितने मॉक दे दें कि हमारा ठीक रहे, 2 दे दें कि 5 दे दें या 10 दे दें या 10 जगह जा करके दे दें तो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये सवाल जो होता है वो बड़ा सब्जेक्टिव टाइप का है। इतने लोग बैठे हो, यही बात मैं बता रहा हूं और किसी आदमी को ये बात बहुत अच्छे से पच जाएगी, और जब जिस दिन ये बात पच गई, अच्छे से डाइजेस्ट आपने कर लिया, उसको इम्बाइब कर लिया, आत्मसात कर लिया, और एक इंटरव्यू आप मॉक दे लेते हो और चले जाते हो, और नहीं भी देते हो तो ये बात अगर आप में जो चीजें बताने जा रहा हूं वो अगर पच गई है तो वहां पे जाकर के भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे। और अगर नहीं पच रही हैं बातें या नहीं चीजों में आप अपने आचरण में नहीं उतार पा रहे हो तो 20 मॉक देने के बाद में भी आप कॉन्फिडेंस लैक करते ही रहोगे। तो जो चीजें बेसिक्स हैं वो बेसिक क्लियर कर लो और उसको एक बार में ही अपनी चीजों में उतारने की कोशिश करो, और नहीं हो रहा है तो पॉलिश करो, है ना। तो पॉलिश करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, तो किसी को हो जाएगा और किसी को नहीं होगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग उस चीज की ओर आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग उसका वैल्यूएशन भी करते रहेंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो व्यक्तित्व से संबंधित क्या क्या आयाम है, ये सब सारी चीजें हैं। सावधानियों में यही चीजें होती हैं कि आप जो प्रेजेंटेशन है आपका, वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल सौम्य होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि आप अपनी बात को रखने में एग्रेसिव रख रहे हैं, आपका टोन एग्रेसिव है। जैसे कई बार होता है कि हम लोग कि अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसे में हम वो सावधानियां खो देते हैं। और सावधानियों में क्या है, हम लोग उसको कि आक्रामकता आपके व्यवहार में, पहले सवाल क्या है, आक्रामकता जो देहों की भी भाषा होती है, ये देह भाषा जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए। आप इतनी एग्रेसिव बात भी बहुत नम्रता से, विनम्रता से, पोलाइटनेस के साथ में भी कर सकते हैं, राइट। तो वो जो देह भाषा आपकी है वो भी बहुत कुछ बोलती है, और वह देह भाषा आपके पास में अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं ही क्लास लेने आया और मुझे उस आईपीएस का नाम मिस हो गया, है ना। तो मिस हो गया तो मिस हो गया, ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ अस्वाभाविकता नहीं है। और जब मैं ये इंटरव्यू आपका ले रहा हूं तो आपके साथ में ये चीजें हो जाएंगी, तो वह भी स्वाभाविक है ना। लेकिन अगर ये चीजें हैं तो आप ऐसी सिचुएशन में अपने को कैसे हैंडल कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न पूछा गया जो सूचनात्मक स्तर पे है, आपको पता है, और कई बार नहीं भी पता होता है, तो एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर में आप अपनी चीजों को कैसा व्यवहार करते हैं ये बहुत मैटर करता है। कई बार आदमी लगातार 8 से 10 सॉरी बोलने के बावजूद टॉपर बने हैं लोग। लगातार, मेरा फ्रेंड 2004 का रहा है, मनोज जैन, पहली बार यूपीएससी में 15वीं रैंक लगी कर्नाटक कैडर में। लगातार 11 या 12 बार सॉरी बोला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। उसके बाद में उसका टॉपिक बदला और हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए, तो वहां पे पहला ही सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया कि सोवियत यूनियन से कुछ सवाल था। उस सोवियत जो सारा ट्रिक था, जो ट्रिकीनेस था, वो सोवियत यूनियन और रूस को लेकर के था। उस क्वेश्चंस को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ा और वहां से उसका इंटरव्यू एकदम से बदल गया। तो वो चीजें हैं कि आप में लगातार बम्बार्डिंग अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जा रही है और आप में आपको नहीं आ रहा है, और
नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू बहुत खराब होने जा रहा है। आपका जब एक मौका आएगा, उस मौके को आप किस तरीके से भुनाने वाले हो, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है? तो यहाँ पर किसी तरीके से इंफॉर्मेशन को लेकर के तैयारी रखनी है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, तो किस तरीके से आप अपने आचरण से पोलाइटनेस के साथ में आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो आपकी जो भाषा होती है वह आक्रामकता, ये सावधानी में है कि आपको आक्रामकता किसी भी तरीके से व्यवहार में नहीं दिखानी है। दूसरी बात, आक्रामकता कहाँ पे आती है? अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो आपकी आइडियोलॉजी है, या जो अभी तक आपने अपने सूचनाएं इकट्ठी किया है, या जो चीज़ें आपने अभी देखी समझी सुनी है, उसमें आप किसी आइडियोलॉजी को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर आम तौर पे हम लोग रिजर्वेशन को लेकर के या तो प्रो होते हैं या अगेंस्ट होते हैं, और जब प्रो होते हैं तो भी अग्रेसिव होते हैं, अगेंस्ट होते हैं तब भी अग्रेसिव होते हैं। यस, एससी एसटी का मुद्दा है या एससी एसटी एक्ट है, उसमें भी तमाम ऐसी चीजें होती हैं, या हम प्रो होते हैं अगेंस्ट होते हैं। दैनिक जीवन में अपने सभी के साथ में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रो और अगेंस्ट हैं किसी चीज को लेकर के, तो वो चीजें आपके रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज तरीके से। आप में अपनी चीजों को टू द पॉइंट रखिए, लॉजिकल हो जाइए, और लॉजिकल रख करके वो अपनी बात को आगे बढ़ाइए। इस तरीके से आपको बात नहीं रखनी है कि जहाँ पे आपको लगे कि यार ये तो बड़ा आक्रामक है, ये कैसे किसी वर्ग के प्रति पक्षपात करने की संभावना, जहाँ आक्रामकता होगी, जहाँ पे पूर्वाग्रह होगा, तो दूसरे एक किसी भी वर्ग के प्रति पक्षपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो आचरण आपके इस इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको वो बात नहीं करनी है जिससे आपकी आक्रामकता, या देह भाषा में आक्रामकता, या भाषा में आक्रामकता, या विचारों में आक्रामकता रिफ्लेक्ट हो या दिखाई पड़े। तो ऐसी भी कोई भी गलतियां नहीं करनी है, और इसके लिए लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग टॉपिक्स भी कुछ बताएंगे कि यहाँ पे आक्रामकता की संभावना बढ़ती है, तो ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी हम लोग जैसे मुख्य परीक्षा देते हैं, तो मुख्य परीक्षा में भी एक अच्छे उत्तर का कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि अच्छा उत्तर क्या होना चाहिए, है ना? उसी तरीके से इंटरव्यू में भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ मानक हैं, और उस मानक को अगर हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा इंटरव्यू है, ये अच्छा कैंडिडेट है जो हमारे सामने आया है। वह अच्छा कैंडिडेट्स क्या है? तो पहला वही चीज है कि वो उसका संप्रेषण संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है वह अच्छा होना चाहिए, और कम्युनिकेशन अच्छा तब होगा जब आप न केवल सामने वाले की बात को सुन रहे हो, जवाब दे रहे हो, बल्कि उस सामने वाले की बात को भी पेशेंटली या धैर्यपूर्वक सुन रहे हो। कई बार ऐसा होता है, उसी को कहते हैं आक्रामकता, कि कई बार हमारी या इंटरव्यूअर्स की बात खत्म नहीं होती है और आप उत्तर देना शुरू कर देते हैं, है ना? तो अभी बात कुछ खत्म नहीं हुई और आपने शुरू कर दिया, तो यह भी अपेक्षित नहीं होता है। तो आपके धैर्य, आपकी देह भाषा में, विचार भाषा में एक धीरज या धैर्य का भाव होना चाहिए। और वो धैर्य, जैसे एक बार मैंने अपने इंटरव्यू में ऐसी गलती किया था कि मैं जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया, तो मैं खड़ा रहा करीब 20 सेकंड तक, और 20 सेकंड के बाद में जो मेंबर्स थे उन्होंने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, और बैठने के लिए नहीं कहा तो बैठा भी नहीं मैं। तो मैंने कहा कि सर मैं क्या बैठ सकता हूँ क्या, बड़ा पोलाइटली कहा। तो मेंबर्स ने कहा कि आपको कुर्सी की बड़ी जल्दी पड़ी है, बड़ी जल्दी बैठना चाह रहे हैं, और ऐसा कह, अच्छा ठीक है जब इतनी जल्दी है तो बैठ ही जाइए। लेकिन वहां से थोड़ा सा इंप्रेशन, एक स्ट्रेस, अब पता नहीं उन्होंने किस तरीके से लिया, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा
क्योंकि वो जो था एक प्रकार का एक नेगेटिव रिमार्क था। अगर आप इंटरव्यू में ये धीरज की बात बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप जा रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। या तो ज्यादातर जाते ही मेंबर्स इशारा कर देते हैं, मिस्टर सिंह या मिस्टर ये बैठिए, प्लीज सिट, हैव ए सीट, ऐसा कर देंगे या इशारा कर देंगे। जब तक कोई इशारा नहीं होता है इंतजार कीजिए, 20 सेकंड, 25 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट का इंतजार कीजिए, इशारा आ जाएगा। अगर नहीं आता है, अगर कोई सवाल शुरू हो जाता है, तब तो आप दे ही लीजिए, और अगर वो नहीं करते हैं तब आप उनसे इजाजत लीजिए और आराम से बैठ लीजिए, और इजाजत लेकर के ही बैठिए। तो वो भी कई बार होता है, चेक करने के लिए नहीं देते हैं परमिशन, और नहीं देते हैं तो आप थोड़ा सा धीरज रखना है। ऐसे नहीं है कि कुर्सी खींच करके फटाक से बैठ गए, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और वहां पे अगर आपका एक एक कोई भी मार्क कर दिया, निगेटिव मार्क्स सेंस में ही जाता है वो, तो वहां से आपका स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहां से स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी गलतियों से ऐसा मत कीजिए कि आपके लिए वो कोई समस्या खड़ी हो। आप इस तरीके से एक वातावरण में जाइए ताकि यहाँ पे आसानी हो। तो ये थोड़ी सी सावधानियां हैं। संप्रेषण में सबसे चीजें होती हैं कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उसको अपने बारे में सारी जानकारियां या महत्वपूर्ण जानकारियां, या प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे उसको अपने बारे में स्वयं का ज्ञान है ना। स्वयं के ज्ञान में केवल सूचनात्मक ज्ञान शामिल नहीं है, स्वयं के ज्ञान में केवल सूचनात्मक ज्ञान शामिल नहीं है कि आप अपना वेल इन्फॉर्म्ड हो और सूचनाएं सारी इकट्ठा की। स्वयं के ज्ञान का मतलब ये भी होता है कि आपको अपने जीवन के उद्देश्य का भी पता होना चाहिए, प्रशासनिक उद्देश्य का भी पता होना चाहिए, सामाजिक उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, और आप क्या करने जा रहे हो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो ज्यादातर हम लोग स्वयं के ज्ञान के संबंध में वेल इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, अपनी अभिरुचियों के बारे में, अपने एकेडमिक्स के बारे में, अपने गृह जिले के बारे में, अपने राज्य के बारे में, लेकिन इसका जो वैचारिक पक्ष है उस वैचारिक पक्ष से अछूते रह जाते हैं। और जब वैचारिक पक्ष से अछूते रह जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम लोग इनकम्प्लीट होता है आपका प्रिपरेशन। तो स्वयं के ज्ञान का मतलब ये होता है कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसका एक लक्ष्य है, एक विजन है, और उस विजन को आपको रखना है। और वो विजन आपके आरंभिक जीवन से लेकर के और दीर्घकालिक योजना तक वह विजन आपका अपना होना चाहिए। आपको अगर ऐसे प्रश्न भी उठते हैं कि आप अपने आप को 20 शब्दों में, बिल्कुल ऐसा कई बार कर देते हैं कि वर्ड लिमिट कर देते हैं कि 20 शब्द में अपने आप को डिफाइन कीजिए, 20 शब्द में या 2 लाइन में, 1 लाइन में आप इनके बारे में बोलिए। और वो इंफॉर्मेटिव नहीं होता है, वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल या विश्लेषणात्मक शैली में प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपको 20 शब्दों में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये एक सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने अपने बारे में कुछ बताइए या आप अपने आप को परिभाषित कीजिए, तो समझ लीजिए कि इंटरव्यू बोर्ड आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। जहां चैलेंज है वहां पे अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी तभी आप इनकेस कर पाओगे जब आप पहले से प्रिपेयर हो। ज्यादातर लोगों का इंटरव्यू 70-80% इंटरव्यू इंफॉर्मेटिव होता है, सूचनाओं पे आधारित होता है। सीधे से सवाल पूछे जाते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आए हैं, इस तरीके से। लेकिन जब आपको ये पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि आप अपने आप को डिफाइन करिए, तो समझ लीजिए कि बड़ा मौका आ गया है आपके हाथ में, लपक लीजिए बिल्कुल। जैसे ही वैचारिक पक्षों पे जाए इंटरव्यू, बिल्कुल लपक लीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी फील्डिंग आपके लिए सजा करके रख रहा है। अगर ऐसा मौका आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके दिन बहुर गए हैं। लेकिन तभी बहुरेंगे जब आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, पहले से प्रिपेयर रहोगे, क्योंकि वहां पर जा करके
है ना? जैसे कई बार क्या होता है कि आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? तो पिछली बार का कुछ एक्सपीरियंस था मेरे स्टूडेंट से, उसने कहा कि सर एक अदद नौकरी। अब वो घबराहट में निकलता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? एक अदद नौकरी। आपके जो जीवन भर का फ्रस्ट्रेशन है नौकरी को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के, फटाक से निकलेगा वो। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो वो एक अदद नौकरी ही निकलेगी। इसके लिए आपके जीवन का उद्देश्य एक अदद नौकरी नहीं है। ये इसलिए नहीं बैठे हो कि एक अदद नौकरी पा करके अपनी लाइफ सेट करके शादी कर लेनी है ना? जीवन का उद्देश्य शादी करना, बच्चे पैदा करना थोड़े है। और वो तभी होगा जब नौकरी मिलेगी, है ना? सबको पता है। लेकिन वो जब आप ये थॉट प्रोसेस से गुजरोगे तो फटाक से निकलेगा एक आदत नौकरी। लेकिन अगर ऐसी गलतियां करते हैं तो बहुत अच्छा इंटरव्यू होने के बावजूद आपको एवरेज मार्किंग होगी। सूचनाओं से सन्नद्ध होने के बावजूद, सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन होने के बाद में एक लाइन आपका काम बिगाड़ेगी। और अगर इसको आपने अच्छा कर दिया तो सारी सूचनाओं के न होने के बावजूद आप बहुत अच्छा कर जाओगे इंटरव्यू में। सारी सूचनाएं, कम सूचनाओं के बावजूद एक उत्तर आपको बिल्कुल अलग कर देगा सारे लोगों से। तो वो उस मौके की तलाश में आपको रहना है। वो मौका जैसे ही बोर्ड देता है, उस बोर्ड के बिल्कुल लपक लेना है, छोड़ने नहीं देना। जैसे वैचारिक पक्ष आएगा, वैसे ही आपको आइडियोलॉजिकल जितनी चीजें होंगी, वैसे ही आपको कैच कर लेना है ना? वो कैसे कैच कर लेना, हम लोग इस पे अभी बिल्कुल ब्रीफ कर रहे हैं, आगे इस पे डिस्कस कर रहे हैं। स्वयं का ज्ञान, आसपास का पर्यावरण, अपनी पृष्ठभूमि तथा देश दुनिया के बारे में जागरूकता। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, करंट अफेयर्स के बारे में, अपने गृह जिले के बारे में, ये सब सारी सूचनाएं आपको खुद भी इकट्ठा करनी है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आ रहे हो। आपके गृह जिले का डीएम कौन है, एसपी कौन है, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, किसकी नियुक्ति हुई है, महिला आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय महिला आयोग की जितने सदस्य हैं उनकी, जितने इस तरीके के बने हुए हैं, उन सब के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, किसी की नियुक्ति हुई है, कोई कोई राज्यपाल हुआ है, कोई मुख्यमंत्री हुआ है, कोई मंत्री हुआ है, कोई जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो आपके चूंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप आए हो, आपके सोर्सेस अलग अलग होंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दो। आप अपने, आपके गृह जिले का एसडीएम कौन है, अगर आपके गृह जिला है तो उसका मैपिंग वगैरह आपको पता होना चाहिए, कहाँ से जा रहे हो, कितने डिस्टेंस है, क्या है। क्योंकि ये अपेक्षा एक प्रशासन, ये ऐसा लगता है कि ये क्या नॉनसेंस है कि ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, लेकिन उसका भी एक सेंस होता है। जहां पे हम सोचते हैं कि ये नॉनसेंस है, दरअसल वो एक बहुत बड़ा सेंस होता है। आप एज ए डीएसपी हैं या एज ए एसडीएम हैं, आपको अपने जो क्षेत्र है उसकी भौगोलिक जानकारी नहीं है, क्षेत्र की जानकारी नहीं है, जनता की जानकारी नहीं है, तो आप अच्छे प्रशासक हो ही नहीं सकते हैं। एक एक टी सुब्रमण्यन की बुक है ना, बाबू डम, माई जर्नी थ्रू बाबू डम टू नेतालैंड। टी सुब्रमण्यन कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, और उनका उनका हिंदी भी वर्जन है, बाबू लैंड से नेता नगरी तक, इस तरीके से उनकी किताब का नाम है हिंदी वर्जन का। तो अगर इस बीच में, क्योंकि अगर कभी मौका मिलता है, शायद ऑनलाइन भी है, और अगर एक आध बुक आप लोग पढ़ लेना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बहुत अच्छी बुक है, उनकी पूरी जर्नी है, और उन्होंने कैसे कैसे चैलेंजेस आए हैं वो भी उस बुक में है। उससे क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भी प्रशासनिक, ऐसा पूछ लिया जाता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को आप आइडियल मानते हैं क्या, उनके बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने उनका वर्क कल्चर कैसा रहा है, कार्य पद्धति कैसी रही है। तो किसी भी, जिसको भी आप आइडियल मानते हो, वो बुक आपको अमेजन वगैरह पे मिल जाएगी, है ना? कहीं बुक नहीं मिलेगी तो अमेजन वगैरह पे मिल जाएगी। तो अगर आप वो बुक पढ़ते हो तो आपको ये पता हो जाएगा कि कोई भी प्रशासक किस तरीके से अपनी कार्यशैली को निर्धारित करता है, और किस तरीके से वो अपने को दूसरे प्रशासकों से अलग करता है। तो जब ये एक कॉमन सवाल है
कि आप किसको अपना आइडियल मानते हो, किस प्रशासक के बारे में जानते हो, क्या पढ़ते हो। तो हम लोग मोस्टली किरण बेदी या इस तरीके के जो बहुत लोग हैं उन लोगों के बारे में अपनी चीज़ें बता देते हैं। पर वो टी सुब्रमण्यम का बुक जो है वो बहुत अच्छी है और अच्छा है। उसमें अगर अंग्रेजी में भी मिलती है तो बहुत साधारण अंग्रेजी में लिखी गई है, बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो उसको भी अगर मौका मिले तो पढ़ लीजिए। तो उसके पास में पृष्ठभूमि देश दुनिया के बारे में जागरूकता, यह आपसे अपेक्षित है, एक प्रशासक से अपेक्षा की जाती है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और वो क्या क्या होती है वो सब हम लोग पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। तो अगर इस डायमेंशन से हम अपनी तैयारी को रखते हैं तो अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी नहीं है, हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? अब हम लोग आते हैं कि साक्षात्कार में जो एमपीपीएससी का स्पेशली इंटरव्यू है वह किस तरीके का होता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य तौर पे जो इंटरव्यू का नेचर है, क्वेश्चंस का नेचर है, वो 4 तरीके से होता है। ज्यादातर नेचर आपका तथ्यात्मक होता है, सूचनात्मक होता है, कि जिसे वन लाइन फायर राउंड टाइप का। अच्छा, शिवपुरी से आए हो, क्या फेमस है, 5 चीजें बताओ, योजनाएं बताओ, ये बताओ, मध्य प्रदेश में कौन से वन हैं या क्या है, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही, सिंचाई परियोजनाएं चल रही, क्या संसाधन है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तथ्यात्मक रूप से। और तथ्यात्मक रूप से उसकी तैयारी आपको खुद को करनी है। दूसरे प्रश्न है विश्लेषणात्मक तरीके से, कि मान लीजिए मध्य प्रदेश संसाधनों से संपन्न राज्य है, लेकिन ये बीमारू है, बीमारू स्टेट्स है। तो इतनी संसाधन संपन्नता के बावजूद ये बीमारू स्टेट है, तो आपका क्या विजन है, आप अपने एज ए प्रशासक इसको इसके किस तरीके से आप इसके विकास की योजनाएं बनाएंगे। अगर इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो समझ लो आपकी लॉटरी लग गई। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा, ज्यादातर मोस्टली 15 से 25 मिनट के बीच में इंटरव्यू होगा। अगर आपका 20-22 मिनट इंटरव्यू चल रहा है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए गए, तो आप समझ लो कि आप पे मोड फिदा है, मेहरबान है, मेहरबान है। उस मेहरबानी को आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना है, पकड़ लेना है। राइट? तो ये काम आपको करना है। तो विश्लेषणात्मक तरीके से क्या क्या, उसको भी हमने आगे चल करके सेगमेंट्स में बांटे हैं, कि जो पारंपरिक तरीके से हैं प्रश्न और कुछ नवीन तरीके के प्रश्न हैं, मतलब समसामयिकी से। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं संभावित प्रश्न, और पुराने पूछे गए अनुभवों के आधार पे हमने संकलन भी किया है। और इस तरीके से हम आपको की तैयारी को इस सेगमेंट में आगे बढ़ाएंगे। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया और आपकी मुक्ति हो गई। यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से पूछे जाएंगे, कितने डायमेंशन से पूछे जाएंगे, उसकी भी हम आपको रूपरेखा देने वाले हैं। तो यहाँ वाले प्रश्न, यहाँ पे ये जिम्मेदारी का पोर्शन आपको होगा। यहाँ से हम आपको प्रश्न, क्वेश्चंस अवेलेबल करा देंगे। सूचनाएं आपको अपने लेवल पे एकत्रित करनी है, क्योंकि वो अब किस शिवपुरी के बारे में है, या रिसोर्सेज के बारे में, वहाँ फेमस चीज़ों के बारे में है, या कोई कटनी से आया है, या कोई श्योपुर से आया है, कोई कहीं से आया है, तो वो आपको इकट्ठा करनी है सूचनाएं। या आपके एकेडमिक्स के बैकग्राउंड अलग अलग हैं, कोई सरोजिनी नायडू का है, तो कोई बरकतुल्ला का है। ये सब आपको सूचनाएं खुद के लिए इकट्ठी करनी है। वो पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल्स लेवल पे आपको करा पाएं, लेकिन हम आपका जब 1 to 1 करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे और किस तरीके से बनेंगे। वो अगर आपने उसकी तैयारी कर ली तो आपका इंटरव्यू प्रिडिक्टेबल होगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी इस सेगमेंट्स को लेकर के है। तथ्यात्मक प्रश्नों के बारे में, विश्लेषणात्मक प्रश्न कहाँ से बनेंगे, किस दो मुख्य तौर पे, तो वो हम लोग आपको देने जा रहे हैं और बताने भी जा रहे हैं। उसके बाद में ये इस टेस्ट इंटरव्यू का तीसरा सेगमेंट है, जिसका एग्जाम्पल हमने आपके सामने दिया। आपकी मानसिक दृढ़ता की परीक्षा करना है या आपके मनोविज्ञान की परीक्षा करना है, तो इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस या हालात पैदा किए जाते हैं कि ताकि वो आपके अंदर की चीजें बाहर निकल करके आए। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? एक अदद नौकरी। दैट मीन्स
स्ट्रेस इंटरव्यू है और आप वहाँ पे कुछ गड़बड़ करके आए हैं। आपको बैठने के लिए नहीं बोला गया, आपने कुर्सी के ले लिया और मतलब जनरली बोल ही दिया जाता है कोई एंटर किया है, हाथ से इशारों से बोल, अगर नहीं दिया जाता है तो समझिए कि वहाँ पे कुछ है। कुछ ऐसे सिचुएशनल सवाल्स होते हैं जिस पे हम लोग प्रैक्टिस कराएँगे। वो भी स्ट्रेस इंटरव्यू को लेकर के है, आपके आपके एक प्रशासनिक अधिकारियों में, क्योंकि ये इसका उद्देश्य ये होता है कि एक अधिकारी के तौर पे ऐसे तमाम प्रशासनिक हालात पैदा होंगे जहाँ पे आपका प्रेशराइज़ किया जाएगा। एक तरफ नेता नगरी से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ आम जनता से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तीसरी तरफ अ आपके अपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है। ऐसे ऐसे तमाम सवालात हैं जिससे पूछे जाते हैं और उसको आपको हैंडल करना है। तो स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, ये कम मौका मिलता है। अगर इस तरीके के मौके, ये ये सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, ये 3 अच्छे से आपने कर लिया, ये अगर एवरेज किया, ऐसा नहीं है कि आप शिवपुरी से हो और आपके बारे में आपको ये डीएम का ही नाम ना पता हो। ये इस तरीके का ब्लंडर आपको नहीं करना है। एसपी का नाम नहीं पता हो या प्रशासनिक अधिकारियों का नाम नहीं पता या अपने ज़िले की योजनाओं का नहीं पता नहीं हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं अपने क्षेत्र के या प्रदेश के बारे में, उसके बारे में आप अनभिज्ञता ज़ाहिर कर दें। हाँ, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आप नहीं करें। इसके लिए पहले से तैयारी करके रखें और ये जो टाइप है, अगर इस टाइप का इंटरव्यू आपका हो जाता है और आप अच्छे से हैंडल कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बढ़िया हो गया। तो हम लोगों को सारे सेगमेंट्स में अच्छे से काम करना है। कैसे करना है ये अभी रूपरेखा बना रहे हैं, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तथ्यात्मक प्रश्नों का जो है उसमें आप लोगों को करना क्या है, उस पे भी हम लोग यहाँ पे जो इतिहास का है, राज्य व्यवस्था का सेगमेंट मैं अलग सेशन लूँगा, जिसमें से जो वैचारिक पक्ष आने हैं, वो सारे मैं आपको कोशिश करूँगा उत्तर देने की। जैसे कि इतिहास क्या है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रदेय क्या है? ये इस तरीके से एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, ये बहुत सवाल जनरली पूछे जाते हैं। ये इतिहास के सवाल भी अभी जैसे कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये कई बार, अब ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें इतिहास के पन्नों में जाती है। गांधी से जुड़े सवाल, अभी गांधी पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, है ना? तो वो गांधी पे क्या कंट्रोवर्सी थी कि अभी आप लोग अवेयर हैं इसके बारे में, है ना? तो गांधी से अब वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और वो प्रश्न आपके इतिहास से जुड़ गया। तो आप इतिहास के बारे में क्या ये कुछ ऐसे पारंपरिक प्रश्न हैं जो हरदम रेलिवेंट होते हैं। तो आपको करना क्या है, एक बार प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को दोहरा लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए पानीपत का युद्ध कब हुआ, सिंपल सा किसी से भी पूछा जा सकता है, बताया। अच्छा, आपका साइंस बैकग्राउंड है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप इतिहास के बारे में भी कुछ जानते हैं? हाँ सर, थोड़ी बहुत जानकारी। क्या जानते हैं? क्या पूछ लें? एंशिएंट पूछें, मेडुअल पूछें, मॉडर्न पूछें? सर आप इस तरीके को उत्तर देने की स्थिति में रहें कि सर मेडुअल पूछ लीजिए। अच्छा, मेडुअल में क्या पूछ लें? कहा सर सामान्य जो जनरल स्टडीज़ का है और जो लेवल होता है उसमें मेरी तैयारी है और मैं उसको बेहतर उत्तर देने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, बेहतर उत्तर देने, ये घबराना नहीं है कि सर मैं तो पढ़ के ही नहीं आया हूँ तो मैं क्या उत्तर दूँ। इस तरीके का उत्तर नहीं देना है। मेरी मेरी जो अध्ययन की पद्धति है या अध्ययन का जो लेवल है वो सामान्य अध्ययन की है और मैं उतना दे करके आया हूँ सर, और मैं बेहतर उत्तर देने की कोशिश करूँगा। कई बार हम कहते हैं कि एंशिएंट से पूछ लीजिए, मिडल से, तो आप एक खुला भी दे दीजिए। तो अगर वो पूछते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि उसका उत्तर दे दीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक्स होता है और बेसिक्स के लिए कई बार हमको याद नहीं होता है क्योंकि हम 5-6 महीने पहले रिवाइज नहीं किए होते हैं। तो हम एक बार उन चीज़ों को, मोटी-मोटी चीज़ों को, जैसे कि एंशिएंट अगर आप उठा रहे हो तो एंशिएंट में हिस्ट्री क्या होती है? अच्छा, पुरातत्व क्या होता है ना? पुरातात्विक विधियाँ क्या होती हैं? या फिर कितने जो पाषाण काल है उनका विभाजन कितने भागों में किया है? 3 भागों में विभाजन किया, समय क्या है? इतना तो चीज़ें बेसिक हैं, याद रख लिए। हड़प्पा से क्या है?
हड़प्पा की विशेषताएं क्या है, उसका प्रदेय क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, किसने किया था, पहला स्थल कहाँ है, कहाँ से मिली चीजें, ये बहुत बेसिक्स हैं और ये बेसिक्स आपसे अपेक्षा की जाती है। अब हड़प्पा के रिसर्च फील्ड पे जब बात होगी तो आपसे अपेक्षा नहीं करता मैं, या बोर्ड मेंबर भी नहीं करता, लेकिन हड़प्पा की खोज कब हुई ये तो कॉमन क्वेश्चन है। और जब आप क्या होता है रिवाइज नहीं किए होते तो ऐसी गलतियां स्वाभाविक रूप से होती हैं, आपसे नहीं हमसे भी हो जाती हैं। अगर रिवाइज नहीं करके जाएंगे लंबे समय तक तो ऐसी गलतियां हम बहुत बेसिक चीजों में करके जाते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है उत्तर तो सर अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा या तो मुझे वक्त दीजिए, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके से आप अपनी बातों को रखिए कि सर थोड़ा सा अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे है इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, कुछ सेकंड का वक्त दीजिए, मैं रिकॉल करके बताता हूँ। इस तरीके से अपनी बात को पोलाइट वे में रखना है। या अगर नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति है, तो आप फटाक से उत्तर मत दे दो। मैं सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में हूँ, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा तो है लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर आप कहें तो मैं एक कोशिश करके देखता हूँ, सही उत्तर देने की कोशिश करके देखता हूँ। इस तरीके से आपको अपनी बात सलीके से रखनी है। इस तरीके से नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 1921 में हुआ कि 22 में हुआ और आप फट से 23 बोल रहे हो। सर मैंने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा मैं काफ़ी लंबा वक्त हो गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर आप कहें तो मैं एक कोशिश कर देता हूँ सही उत्तर देने की। अगर नहीं सही हो पाता हूँ सर मुझे दुरुस्त करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप कई बार रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं मेंबर से कि सर मैं कोशिश करता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त करेंगे तो मैं आई एम आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो आप अपनी चीज़ों को बहुत पोलाइटली रखिए कि मुझे है, ऐसे लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं, आप हथियार नहीं डाल रहे हैं छोटी चीज़ों के लिए। उससे भी आपका उत्तर चेक करना, फैक्ट्स चेक करना एग्जामिनर का लक्ष्य नहीं है, लेकिन जब चीजें हैं तो उसमें आप रिएक्ट कैसे करते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी पूरी उभर करके आएगी। आप सडनली उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश कीजिए। और जब बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है तो सॉरी सर, इस बारे में मैं अपनी अल्पज्ञता के लिए क्षमा चाहता हूं, मैंने ये चीज़ अध्ययन नहीं किया है और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सिंपल सी बात है। वो भी आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने ईमानदारी से चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। और हर आदमी हर चीज़ जाने ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जो पर्सनालिटी है आपकी वो हर चीज़ में आपकी रिफ्लेक्ट होगी, उत्तर देने में भी और उत्तर न देने में भी। और असली जो है जिसका मूल्यांकन किया जाना है वो किसका है? पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाना है, न कि आपके ज्ञान का। क्योंकि आप प्रीलिम्स मेंस दे करके आए हो ना। तो ये आप 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई हो, आपको पता होगा, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हो। तो उससे वो सही उत्तर देने या न देने से आपके बहुत चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो गई तो फर्क पड़ेगा। तो तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का, बातों को रखने का। अगर आपने बात को सही तरीके से रख ली और बहुत बिगड़ी हुई बात है तो भी बात बन जाएगी। और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है और तरीका गड़बड़ हो गया, सलीका गड़बड़ हो गया, बरतने का तरीका, तो चीजें गलत दिशा में जाएंगी। तो यही चीज हम लोगों को सीखना है। तो ये चीजें मैं कह रहा था, सामान्य भूगोल के भी बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में कौन कौन सी चीजें अमेंडमेंट हो रहे हैं, कितने आर्टिकल्स, कुछ चीजें आ रही हैं, कोई कंट्रोवर्शियल इशू है, संविधान की प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जितने भी हैं उसमें। जितने संविधान की प्रस्तावना को तो लगभग खोट जा रही है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ही आपके इंटरव्यू की कुंजी है। कैसे है कि आपका जो आपके राइट्स हैं, जो आपके प्रिविलेजेस हैं, जो आपके ड्यूटीज हैं, जो आपका माइंड सेट होना चाहिए, अगर आपका माइंड सेट
बहुत संवैधानिक है, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाला है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से निकल करके आएंगी आपके प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना को एक-एक चीज़ों को आगे बढ़ाते जाइए। केंद्र राज्य संबंध हैं, प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी हैं, उनके संबंध क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी के बीच में कैसे संबंध हैं, किस तरीके से हैं, कहाँ पे दिया गया हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको हरदम से क्या करना है? तैयार रखना है। तो ये चीज़ें आपको क्या करोगे? तैयार करोगे। ये और जहाँ पे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अच्छा अगर आपका जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में किस तरीके से क्या क्या शब्द हैं, जैसे समाजवाद है, समाजवाद का वर्तमान के में क्या संदर्भ है, या जितनी भी लोकतांत्रिक उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय और ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं, वो किस तरीके से हैं, उसके आपके क्या है, वो सारी चीज़ें एक बार, या कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं कि अच्छा संविधान की प्रस्तावना सुना दीजिए। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना आप रट करके जाओ, अगर भूल जाता है, नहीं याद आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी प्रस्तावना हर किसी को कभी भी भूल सकती है। आपको सर मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है और बार-बार पढ़ा है, मेरा संविधान की प्रस्तावना में बड़ी आस्था है और मैं कोशिश करता हूँ कि सर सही तरीके से उस वर्ड में रख पाऊँ, अगर इसमें कुछ चूक होती है तो आप करेक्ट करेंगे। आप कोशिश कीजिए, 1 मिनट लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, कोशिश कीजिए, उसमें से कुछ चूक होती है तो आप अपनी बात को रख लीजिए, सर वो हो गया है तो आप इसको दुरुस्त कर देंगे, तो मैं बड़ी कृपा होगी, अच्छा लगेगा। इस तरीके से शब्दों से वो स्वाभाविक है, इतने स्ट्रेस्ड में संविधान की प्रस्तावना अगर पूछी जाएगी तो मिस हो जाएंगे वर्ड। तो आपको जैसे संविधान की प्रस्तावना है तो बड़ 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 संविधान की प्रस्तावना नहीं सुना देना है पूरा गाथा, थोड़ा सा पॉज लेना है, 20 सेकंड 10 सेकंड का। अगर पूरी याद भी है तब भी ऐसा ना लगे कि पूरी रट करके प्रस्तावना आए हो, है ना, ये बिल्कुल रट्टा मार चल रहा है हिसाब किताब, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है आपके राज्य व्यवस्था का। संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना सुना दीजिए, और आप गए हो गलती से पूछ लिया एग्जामिनर है, अरे लो पलट दिया पूरा नॉलेज, ऐसा नहीं, मतलब लगे कूल लगे, है ना, कि हाँ संविधान की प्रस्तावना है सर, कोशिश करता हूँ। और अगर आपने कोशिश करते हुए लगा, अगर बड़ी शालीनता से और सही सही प्रस्तावना सुना दी तो समझ लो कि अच्छा हो गया आपके साथ, है ना। तो वो भी तरीका आ गई कि आपको आ रहा है, जहां पे ऐसा नहीं है कि बस शूट कर देना है एग्जामिनर को, लगे कि हाँ अपनी बात को जहां पे आ रहा है वही चीजें होती हैं। विश्वास और अति आत्मविश्वास का अंतर इसी से पता चलता है कि जो आपको आ रहा है वहां पे आप अति उत्साह से भर जाते हो, अति आत्मविश्वास से भर जाते हो, और वो उसमें व्यक्तित्व के उतावलापन आपके तुरंत छलक गया। जहां आ रहा नहीं आ रहा है एकदम दबे कुचले हो गए, जहां आ रहा है उछल के सर पे बैठ गए। इन दोनों स्थितियों से बचना है, इसकी तरीके से तैयारी करना है। एक जितनी भी सिलेबस की चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें, वो सब आपको एक बार देख लेनी है। ज्यादातर इसमें साइंस बैकग्राउंड के कितने लोग हैं? साइंस बैकग्राउंड, ओके। लिटरेचर? कोई लिटरेचर नहीं है, क्या है? हिंदी लिटरेचर, वेरी गुड वेरी। तो हिंदी लिटरेचर का है तो आप बेसिक चीज़ें अपना काम करके जाइएगा, अगर वो लिटरेचर वाले ही हैं इसमें मेंबर, और अगर लिटरेचर है तो उसमें थोड़ा सा अपना जितनी भी चीज़ें हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री बैकग्राउंड किसी का नहीं। बीए कितने लोग हैं? बाकी के लोग इंजीनियर्स, इंजीनियर, डॉक्टर भी कोई है? डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी सब मोस्टली इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। आईटी सेक्टर से भी इंजीनियरिंग में 2 3 4, ठीक है। तो आईटी सेक्टर वाले भी काफ़ी हैं सर। तो इसमें ना आपको वही चीज़ें हैं, वो भी सजेशन मैं दूंगा। आईटी सेक्टर में क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, और क्या कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्या क्या पता होनी चाहिए, ये इसमें कैसे संतुलन स्थापित करने, उसका हम एक सेशन आगे से करेंगे। उसके बाद में इकोनॉमी के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी कितनी चल रही है, बैंकिंग का जितना भी है पैरामीटर्स वो पता होने चाहिए। इस इकोनॉमी में जो बेसिक्स चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, कोई रिपोर्ट आ रही है, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट्स वगैरह को देख लीजिए। यूएनडीपी को वगैरह की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, करीब 15 से 20 रिपोर्ट्स हैं, 10-15 रिपोर्ट हैं, उसको देख लीजिए। सारे बैंकिंग का बैंकिंग रेट कितना है, एसएलआर ये सब सारी जितने हैं पैरामीटर्स को, उसको एक बार आपको अपडेट कर लेना है बैंकिंग सिस्टम से। मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है, किसने किया है, जितने भी वहाँ पे बैकग्राउंड है ना, उन चीज़ों को देख लीजिए कि नियोजन के पहले का क्या है, इतिहास क्या रहा है, क्या कौन कौन से क्या है, बुक वगैरह क्या क्या है, वेल्थ ड्रेन वगैरह क्या है, वहाँ से देखना शुरू करिए और प्लानिंग तक आकर के अपनी चीज़ों को, बेसिक चीज़ें, बहुत डेप्थ में प्लानिंग में भी बहुत डेप्थ है, लेकिन बेसिक्स आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप इकोनॉमी में देख लेंगे, अपडेट कर लेंगे अपने आप को कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, अभी क्या है बैंकिंग वगैरह सेक्टर का, क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बैंकिंग में जो सुधार होने रहे हैं, क्या हो रहा है, बेसल नॉर्म्स वगैरह क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में बैंकिंग्स के अलावा जैसे शेयर मार्केट्स और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बेसिक चीज़ें कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, विश्व के कुछ हैं, प्रदेश के कुछ हैं, तो बेसिक सूचनाएं। उसके बाद में कितना शेयर मार्केट, अभी कई बार इतना अच्छा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है आपका। इकोनॉमी किसी का बैकग्राउंड है मैनेजमेंट सेक्टर से, मैनेजमेंट का कोई है बच्चा, तुम तो रखो। तो और कोई नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है फिर भी बेसिक्स तो पता होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जितना करंट में चल रही हैं चीज़ें वो आपको आनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेनी है, और समसामयिकी में हम लोग कुछ टॉपिक्स आपको दे रहे हैं और कुछ टॉपिक्स आपको खुद से जो सूचनात्मक पक्ष है इसका, तथ्यात्मक वाला, वो आपको तैयार करना है। कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ टॉपिक्स बना चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ टॉपिक्स आपकी तरफ से इंक्लूड कर लिए जाएंगे, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका जो तथ्यात्मक प्रश्नों में इस तरीके से आपकी तैयारी करनी है। विश्लेषणात्मक पक्षों का भी हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है, जैसे इतिहास में विश्लेषणात्मक पक्ष क्या है, गांधी पे, टैगोर पे, या हड़प्पा सभ्यता का प्रदेश है, वैदिक संस्कृति क्या क्या है ना, या गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, किसी से भी पूछे जा सकते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, या मौर्योत्तर काल को अंधकार, भारतीय इतिहास का अंधकार काल क्यों कहा जाता है, या मान लीजिए कि मंदिरों की, भारत में मंदिरों की कितनी शैलियां प्रचलित हैं, है ना, मध्य प्रदेश में किस शैली के मंदिर ज्यादा मिलते हैं। ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जो संस्कृति से हैं, साहित्य से भी हैं, इतिहास से भी हैं। उसके बाद मेडुअल में अकबर की महानता से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। औरंगजेब जैसे औरंगजेब बद नहीं बदनाम शासक था, इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। औरंगजेब के बाद में कौन से शासक आया, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उस पर भी एक डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। सामान्य भूगोल से भी आपका जो सौरमंडल वगैरह, अक्षांश, देशांतर, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें कुछ अगर कॉन्सेप्चुअल आता है तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बताया है, सामान्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, समसामयिकी, ये आपको इतने सेगमेंट्स देखने हैं, राइट। इसमें अगर आपने लिखा नहीं है कोई इशू नहीं है, हम लोग इसका प्रॉपर आपको दे देंगे। विश्लेषणात्मक प्रश्नों में आपकी चेक क्या करने हैं, किस तरीके से करना है, आपकी संवेदनशीलता, आप मैत्री भाव, या आपकी जो सामाजिक कुशलता है, आप किस तरीके से, क्योंकि जो भारत की सामाजिक संस्कृति है या सामाजिक ताना बाना है, वो विविधतापूर्ण है। आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं है, आप दो विपरीत विचारधाराओं के लोगों के साथ में अपना समायोजन कैसे कर पाते हैं, आप दो विपरीत संस्कृतियों के लोगों के साथ में कैसे एडजस्टमेंट कर पाते हैं, कैसे सबको साथ लेकर के नेतृत्व के गुण किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं आप में, ये सारे चीज़ों का विश्लेषण आपके इस सेगमेंट्स में किया जाता है। ये है आपका पसंदीदा व्यक्तित्व कौन है, उनसे आप क्यों प्रभावित हैं, इन सब सारी चीज़ों का उत्तर आपको पॉइंट वाइज, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उत्तर विश्लेषणात्मक का मतलब ये नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास में टाइम है और आपको बहुत पेशेंटली सुनेंगे। ज़्यादातर कोशिश करिए 1 2 3 4 मत गिनाइए, पॉइंट्स में अपनी 4 से 5 पॉइंट्स को रखिए
और कोशिश करिए कि इस तरीके से अपनी बात को रखिए कि उसी पॉइंट से फिर से कोई क्वेश्चन पैदा हो, और वहां से जब क्वेश्चन पैदा होगा तो आपको अपनी तरह से, इसीलिए इंटरव्यू को अपने तरफ करने का एक बड़ा मौका होता है, उसको आप कर सकते हैं। हम लोग कितना टाइम हो गया? 2 बज गया, काफी लंबा खींच गया मेरा सेशन। आपके कौन से कमजोर पक्ष हैं जो प्रशासन में, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा उद्देश्य था कि ब्रीफ करना, थोड़ा सा सेशन ज्यादा खींच गया है मुझे। ये नकार स्ट्रेस भी क्या होता है, इस पे हम लोग ढंग से बात करेंगे। किसी भी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसे होती है, आपकी जिम्मेदारियां, इस प्रतिक्रिया तब आप दोगे जब आप अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकारों को अच्छी तरीके से समझोगे। आप आपकी जिम्मेदारी एक प्रशासक के तौर पे है, ना आप एक विचारक हो, ना आप एक राजनेता हो। आप क्या हो? एक प्रशासक बनने जा रहे हो। तो आपको अपनी लिमिटेशंस और अपने राइट्स पता होना चाहिए। और जब आपको ये 2 बातें पता होंगी, जब आपकी अपने अधिकार और अपनी सीमाएं जब पता होंगी, तो आपको किसी भी घटना पे कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आपको पता होगा कैसी देनी है। अगर आपको ये 2 चीजें पहले नहीं पता होंगी तो आप या तो राजनेता की तरह प्रतिक्रिया दोगे, या आम नागरिक की तरह प्रतिक्रिया दोगे, या आप एक विचारकों की तरह, थिंकर्स को, जैसे मीडिया में फ्रीलांसर्स लोग होते हैं, अपनी तरफ से बात को रखोगे। ये तो ऐसा हो, या तो अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा टूटा है, तो आप इसमें 4 तरीके से प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक आम नागरिक की प्रतिक्रिया हो सकती है, एक जो है एक फ्रीलांसर्स थिंकर्स की प्रतिक्रिया होगी। और फ्रीलांसर्स जब थिंकर्स होगा, कहने को फ्रीलांसर है, लेकिन वो किसी भी विशेष विचारधारा से जरूर संबद्ध होता है। राइट होगा, लेफ्ट होगा, तो आपको राइट लेफ्ट नहीं करना है, आप आपको सीधे सीधे स्ट्रेट करना है। और वो स्ट्रेट क्या करना है? वो स्ट्रेट तभी होगा जब आप संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखोगे, जब आपको प्रस्तावना रटी होगी, जब आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, समाजवादी संरचना, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, ये सब बहुत अच्छे से पता होगी, और आपने इसको बहुत अच्छे से आत्मसात किया होगा, तो आपकी प्रतिक्रिया हरदम संयत होगी। आपकी आप किससे बंधे होगे? आप अपने संवैधानिक मूल्यों से बंधे होंगे, और संवैधानिक मूल्य जितने भी वर्ड हैं प्रस्तावना में, वही आपके संवैधानिक मूल्य हैं। अगर उसको अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया है तो आप अच्छे प्रशासक बनोगे। तो आपको किसी भी घटना के वो हम लोग सिचुएशन आपको देंगे, इंटरव्यू में, बोर्ड में भी देंगे, मॉक के समय में भी, और मॉक के पहले भी सेशन में हम आपको ये सारी चीजें कराएंगे। तो घटनाओं के प्रति आपकी काल्पनिक स्थितियों में आप यहाँ के डीएम होते, या आपको एक दिन, यूपीएससी में तो इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? या काल्पनिक स्थिति में ऐसा होता है कि जैसे एक सामान्य सा उत्तर, मैं देखो उत्तर देने के कई कितने विशिष्ट तरीके, बारीकियां क्या होती हैं। जैसे अगर आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एसडीएम बना दिया जाए या डीएम बना दिया जाए, तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? ये सामान्य सा प्रश्न हुआ। इसकी बारीकी क्या है? एसडीएम बना दिया जाए तो आपकी पहली 5 प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रटा हुआ है, आपने 5 प्राथमिकताएं, महिला शिक्षा, ये एससी एसटी के लिए ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, 5 प्राथमिकताओं की जगह पे आपने 10 प्राथमिकताएं गिना दी। और बारीकी इस प्रश्न की क्या है कि एसडीएम बन रहे हो तो मध्य प्रदेश इतना भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश है, सामाजिक ताने बाने यहाँ की डिफरेंट हैं, यहाँ का क्षेत्रवार प्राथमिकताएं भिन्न हैं। जब सारी कुछ भिन्नता है तो आप पहले से प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे करोगे? भाई भोपाल में भी एसडीएम है, भोपाल की में जो एसडीएम होगा उसकी प्राथमिकताएं अलग होंगी, शिवपुरी के एसडीएम की प्राथमिकताएं अलग होगी। वो प्रश्न पूछ रहा है मध्य प्रदेश में एसडीएम बना दिया जाए तो आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर आपने इस प्रश्न की बारीकी को नहीं पकड़ा तो आप वही काम करोगे जो करना है।
5 प्राथमिकताएँ, और वो 5 प्राथमिकताएँ जन आपको एक्सप्लेन करना होगा कि सर मध्य प्रदेश की भौगोलिक विविधताएँ बहुत बड़ी हैं, यहाँ का सामाजिक ताना-बाना भिन्न है। तो मैं थोड़ा-सा और स्पेसिफिक प्रश्न आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि सर कि इतनी भिन्नताओं के बावजूद क्या मेरा 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 कोई क्षेत्र विशिष्ट प्राथमिकताओं को मैं निर्धारित करूँगा? अगर मैं चंबल के क्षेत्र में होऊँगा एसडीएम तो वहाँ की अलग प्राथमिकताएँ होंगी, भोपाल का एसडीएम अगर बनूँगा तो सर मेरी प्राथमिकताएँ अलग होंगी। अगर आप हमको एक स्पेसिफिक क्षेत्र दें तो मैं प्राथमिकताओं का निर्धारण करूँ। अगर अगर वो उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे। आपके यहाँ जब इतना आपने छोड़ा है तो वो रिएक्ट करेंगे कि नहीं आप तो आपको सामान्य तरीके से बता दीजिए, रिएक्ट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अच्छा आप कहाँ से हो? स्वाभाविक प्रश्न है कि ओ आप कहाँ से हो? चंबल क्षेत्र से हो, बघेलखंड से हो, मालवा से हो, वो करेंगे रिएक्ट। और जब वो रिएक्ट करेंगे तो आपको पेशेंटली थोड़ा इंतज़ार करना है और वहाँ पे आपको फिर आगे अपने उत्तर को, आप तो इस इंतज़ार में बैठे हुए हो कि वो जनरलाइज़ करें प्रश्न को, वहाँ से आपकी सिंसियरिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस वो एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आप अपने उत्तर को डिफरेंट कर दोगे। हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात ना भी हो और वो सामान्य प्रशासक के तौर पे ही आपसे उत्तर चाह रहे हैं, नहीं भी हो, कई बार नहीं भी होता है। अगर नहीं भी हो और आपने ये बात उनके दिमाग में डाल दी। जैसे एक प्रश्न बहुत कॉमन होता है कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं? जब इतिहास के प्रश्न होते हैं, इतिहास के विद्यार्थी होते हैं या सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं या सोशियोलॉजी के होते हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है कि विवाह के कितने प्रकार, जनरली हम लोग करते क्या हैं कि विवाह के 8 प्रकार होते हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, ये विवाह, ये विवाह, ये विवाह। फटाफट 8 विवाह गिना देते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि उनके दिमाग में वही प्रश्न हो 8 विवाहों को लेकर के। लेकिन इस यहाँ पे तकनीकी क्या है कि सर यहाँ का ताना-बाना भिन्न है, यहाँ पर हिंदू रिचुअल्स के अनुसार अलग विवाह होते हैं और यहाँ पे हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के, और मुस्लिम्स के में शिया है, सुन्नी ला है, वहाँ पे अलग-अलग विवाह हैं। और यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम के अलावा और जो रिलीजन है वहाँ पे विवाह की पद्धतियाँ अलग-अलग हैं और यहाँ जनजातीय पद्धतियाँ भी अलग-अलग हैं। अगर आपने, हो सकता है वो 8 विवाह ही पूछना चाह रहे हों, कोई बात नहीं। लेकिन आपने स्पेसिफिक कर दिया तो आपका इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, सिंसियरिटी बढ़ जाएगी, प्रश्नों को समझने की तकनीकी आपका ये पता चल जाएगा कि आपको आपका जो देखने का नज़रिया है वो टोटलिटी में है। संपूर्णता में आप अपनी बातों को देखते हैं, समझते हैं, रखते हैं। तो ये वो क्षण होता है। प्रश्न बहुत साधारण है, कहीं लग रहा है कि किसी को उत्तर नहीं पता होगा। प्रश्न साधारण है, लेकिन उत्तर आप उसको असाधारण बना देते हो। जब प्रश्न साधारण हो तो उत्तर असाधारण देने की कोशिश आपको 140, 150, 160 ले जाती है। प्रश्न कहीं से बम्बार्डिंग नहीं होगी। जो स्पेशल नंबर पाते हैं वो उनके प्रश्न स्पेशल नहीं होते हैं, उनके उत्तर स्पेशल होते हैं। वो उस उत्तर स्पेशल यहाँ पे होगा। इन तकनीकियों पे जब आप ध्यान दोगे तो आपका उत्तर विशिष्ट बनेगा। हुँ। नहीं पता है, ठीक नहीं है। सर मैं चूँकि इस परंपरा से होता हूँ तो इतना ज़्यादा तकनीकी ज्ञान इस परंपरा का मुझे नहीं है। मैं अपने यहाँ पे इस प्रकार की शास्त्रीय परंपरा को 8 प्रकार के विवाहों को, और उसमें भी हो सकता है 8 प्रकार के विवाह आपको याद ना हो। 8 प्रकार के विवाह याद नहीं होते हैं। आदमी एक बार रिवाइज़ करके नहीं गया तो आपको नहीं याद होगा। ठीक है, नहीं याद है सर, वो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कई बार जैसे लिटरेचर वाले होते हैं उनको रामायण में कितने कांड हैं नहीं याद होता है, या कितनी चीज़ें नहीं याद होती, नहीं याद है। पढ़ा है सर, क्षमा चाहता हूँ, अभी मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस के कारण, या स्ट्रेस मत बोलिए, थोड़ा-सा अभी तुरंत रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए। तो आप विनम्रतापूर्वक, लेकिन आपका डायमेंशंस ब्रॉड ब्रॉड हो रहा है ना, आप यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। आप क्या है अपने दिमाग में एक भय पैदा करते हो।
आप दिमाग में पहले से ही भय ये बनाते हो कि अगर मैं डायमेंशंस खोलूंगा और फंस गया तो क्या होगा। वो कॉन्फिडेंस आपको उस सिचुएशन को टैकल करने का कॉन्फिडेंस नहीं ले आ पाते हो। आपको पता होता है, आप जान बूझ करके उस रास्ते पे नहीं जाते हो कि कहीं गए और फंस गए दलदल में तो क्या होगा, है ना। उस दलदल से जैसे चक्रव्यूह में जाना पता है, उसको निकलना नहीं पता है, शहीद होना नहीं पता है। तो आदमी अक्सर क्या करता है, चालाकियां करता है कि वो चक्रव्यूह के चक्कर काट करके दूर दूर से चला आएगा, उसमें इंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो कोशिश बेहतर करने की कैसे है। बहुत सारी चीजें, 8 हो सकता है 8 विवाह के प्रकार ही नहीं पता हो, नहीं पता होता है मुझे अभी इमीडिएटली 8 गिनाना हो तो शायद नहीं गिना पाऊं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन ये पता है ना कि ये शास्त्रीय परंपरा से 8 प्रकार के विवाह हैं, और उसके डायमेंशंस को खोल दिया, और नहीं है तो हमारे पास में हथियार है ही, करेंगे वो चीजें हैं। तो ये चीजों को हम लोग इस पे बात करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले सेशंस को हम लोग लेंगे, और आप लोगों की प्रतिक्रिया। अभी मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि उस चीज को ब्रीफ कर लूं जल्दी से, है ना। बायोडाटा से संबंधित प्रश्न है आपके, नाम से संबंधित प्रश्न होता है, नाम का क्या अर्थ होता है, क्या होता है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, आपके जिले से संबंधित कोई नाम है उससे वो आपका कोरिलेट किया जाता है। जन्मतिथि पे आधारित प्रश्न होता है। ये देखो, दो चीजों पे ध्यान देने की बात है। जैसे आपसे पूछा जाता है आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है ये भी बताने का एक तरीका होता है। हम लोग क्या होता है, जैसे रोल नंबर पूछते हैं, हमको याद होता है तो डिजिट में बताना शुरू कर देते हैं, 15239 ऐसे करते हैं, या 15231। इस तरीके से ये भी बहुत गलत है। जैसे कि 15,231, जैसे हम लोग अंकों में लिखते हैं, रोल नंबर को जब लिखा जाता है तो अंकों में लिखा जाता है। तो आपका जो रोल नंबर है वो हरदम अंकों में जिस तरीके से लिखते हैं उसी तरीके से बताना भी है। हम अक्सर गलतियां क्या करते हैं, रोल नंबर या तो याद नहीं होता, पहली गलती तो वहां करते हैं, कई बार स्ट्रेस में भूल जाता है, और कई बार अगर याद होता है तो दोबारा दूसरी गलती क्या करते हैं, 15,231, 15392 है सर मेरा रोल नंबर। अब इसका क्या मतलब हुआ 15239, है ना। तो आपको अपना रोल नंबर भी जो याद करना है वह अंकों में याद करना है, या तो इंग्लिश में 1 लाख इतना 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 इतने थाउजेंड इतना 239, ये इस तरीके से जैसे आप लिखते हो और जिस तरीके से आप अंकों में लिखते हो उसी तरीके से आपको करना है। जन्मतिथि के बारे में भी यही चीजें, कुछ विशिष्ट बातें हैं, उस पर भी आपको करना है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, उस पे बहुत अच्छा काम करना है। उसके जैसे कुछ बच्चे आए थे कल, मान लीजिए बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से हैं आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एकेडमिक्स क्या है, या आपने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, क्या किया है, आप क्या करके आए हैं, तो आपको उत्तर रखने का तरीका कैसा होना चाहिए। आपका उत्तर रखने का तरीका है कि सर मैं 2019 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त किया है इस स्ट्रीम में। अब आपने क्या किया, चालाकी से क्या नाम डाल दिया, उन्हें आपका विश्वविद्यालय नहीं पूछा है, और आपसे पूछा आप क्या है, एकेडमिक्स क्या है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, आपने एक इंटेंशनली एक शब्द डाल दिया, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय सरोजनी नायडू से मैंने ग्रेजुएशन किया है, या जो महिलाएं हैं या जितने भी आपके हैं। अब उसने आप एक शब्द मिल गया, हमको मिल गया शब्द, क्या मिल गया, बरकतुल्ला मिल गया। हमको क्या मिल गया, सरोजनी नायडू मिल गया। हमको क्या मिल गया, महात्मा गांधी मिल गया। हमको क्या मिल गया, नेहरू मिल गया। अब हमारा स्वाभाविक जो अगला प्रश्न होगा वो बरकतुल्ला से होगा, और वहां पे आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, पूछने दीजिए। तो लेकिन उसमें सावधानी क्या बरतना है, ऐसा भी आपका उत्तर ना हो कि लगे कि पूछ रहा हूं आपके एकेडमिक्स के बारे में और आप बता रहे हो विश्वविद्यालय के बारे में। आपका स्मार्ट उत्तर क्या होगा, वो एक शब्द वहां पे डाल दीजिए चुप्पे से, ताकि वहां से प्रश्न क्रिएट हो सके। और सावधानी क्या रखनी है कि ऐसा ना लगे
कि आपसे पूछा जा रहा है आपके एकेडमिक्स के बारे में और आप बता रहे हो यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना? तो उत्तर देने का ये तरीका जो है, स्मार्ट तरीका ये है कि आप वहां से कुछ ऐसे क्लूज छोड़िए जहां से स्वाभाविक नजर वहां पे जाए और टर्न होकर के आए उत्तर। और आता है, स्वाभाविक रूप से आएगा। अपना अपना ही आप खुद इंटरव्यूअर्स हो जाओ और किसी के बारे में जान नहीं रहे हो तो सबसे स्वाभाविक जिज्ञासा होगी ना कि कहाँ से आया है, क्या करके आया है। पहला सवाल ही यहाँ पैदा होता है बायोडेटा से रिलेटेड। तो वो चीजें आपको अगर आपने कर लिया हैंडल तो क्वाइट प्रिडिक्टेबल हो जाता। जब वहां पे आपको बरकतुल्ला से पूछ लिया सवाल, आप नहीं बन रहा है तो क्या करेगा, अच्छा चलो करंट से पूछ लेते हैं इससे, फिर क्या करे कुछ अच्छा, फिर वो ऐसा आ जाता है अच्छा आपको क्या आता है भाई वो बता दो हमें। तो ऐसे सिचुएशन मत पैदा करो। वो जैसे ही एकेडमिक्स के बारे में पूछन लपक लो और उसको अपने फील्ड में अपने वहां पे क्षेत्र गांव में उठा करके ले जाओ इंटरव्यूअर्स को। जैसे ही वो आपके बारे में पूछे आप अपने फील्ड में अपने हॉबीज के बारे में बता, आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करे उठा लो उसको, उठा लो गोद में, उठा लो इंटरव्यूअर्स को, ले आओ अपने फील्ड में पटक दो। चलो पूछो, अब हमारी हॉबी से पूछो ना, हम तो यहाँ तैयार होके आए हैं। तो वो मौका, वो उस मौके की तलाश करो और इसीलिए इंटरव्यू प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। और वहां पे अगर आप फेल हो गए तो वो आपको ले जाएगा विदेश नीति पे, वो अर्थव्यवस्था पे ले जाएगा, वो करंट अफेयर्स पे ले जाएगा, वो हिस्ट्री पे ले जाएगा, क्योंकि 15-20 मिनट तो काटने हैं ना, कुछ कहीं से तो काटेगा। अगर आपने बायोडेटा पर अच्छा काम किया, क्योंकि हर व्यक्ति का 90% इंटरव्यू बायोडेटा से ही शुरू होता है और बायोडाटा पे अच्छा काम किया है तो वहीं पे खत्म हो जाता है। बायोडाटा का मतलब है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका गृह जिला, आपका राज्य, आपकी वहाँ पे समस्याएं, वहाँ पे यहाँ पे अगर आपने अच्छा किया तो 15 से 18 मिनट वहीं पे काट लोगे। और फिर जब फेडअप हो जाए, अच्छा आप भी पूछ लो यार, आप दूसरे मेंबर्स वो भी दो चार समसामयिकी के प्रश्न पूछ लेंगे, कुछ और चीज़ें पूछ लेंगे, आपका इंटरव्यू खत्म। करंट अफेयर से 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, महिला से पूछ लिए जाएंगे, राज्य से पूछ लिए जाएंगे और वो आपका इंटरव्यू आधा आपका बायोडाटा से, आधा दूसरी चीज़ों से, और इंटरव्यू खत्म। अगर आपने और अच्छा बायोडाटा पे काम कर लिया तो वहीं पे आपका हो जाएगा। तो कोशिश उस पे करो जहां पे इंटरव्यू आपके फील्ड में आपके जो मजबूत पॉइंट है वहां आकर के गिरे। उस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे डिटेल में कि कैसे शैक्षणिक पे अभिरुचि वगैरह पे आप अच्छी तैयारी कीजिए। तो इसमें क्या करना है वो मैं बताऊं क्या, उस पर भी आप लोगों का एक जनरल ओपिनियन ले लेता हूं कि अभिरुचियों पर क्या है। और मोस्टली लोगों का रीडिंग, योगा, ट्रैवलिंग, कुकिंग, टीचिंग, यही सब है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है हम लोग उस पर भी बात करेंगे, अभिरुचियों पे भी हम लोग आपका एक सेशन करेंगे। तो उसमें भी बाकी चीज़ें आपका सूचनात्मक है, यहाँ पे डिटेल में बात में होगी। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्नों में 3 तरीके से आपके सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। सूचनात्मक प्रश्नों में भी एक लिस्ट बना दी गई है कि लोक संस्कृति से क्या क्या पूछे जाएंगे, संपदा से पूछे जाएंगे, इतिहास से क्या पूछे जाएंगे, भौगोलिक विशेषताओं से क्या पूछे जाएंगे। ये सब सारी चीज़ों की लिस्ट है, उसको आपको सूचना इकट्ठा करनी है और डिस्कस करना है। दूसरा जो है विश्लेषणात्मक में, उसमें हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि विशेष समस्याओं को चिन्हित कीजिए, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास की योजना का ये प्रारूप बनाएं, है ना। मध्य प्रदेश के नाम उपनाम से संबंधित खूबियां क्या हैं, मध्य प्रदेश की खामियां क्या हैं, आर्थिक विकास में बाधक तत्व हैं, कोई समस्या हो तो बताइए। ये सब थोड़ा सा एनालिटिकल है और इसमें पॉइंट्स निकाल करके हम लोग अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका फैक्चुअल है, भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन, नदियाँ, सिंचाई, मिट्टी, जलवायु, कृषि, उद्योग, यातायात। यातायात कहाँ से क्या कनेक्ट हो रहा है, कितनी योजनाएं चल रही, क्या चल रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। इतने इतने अगर सेगमेंट्स आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका फैक्चुअल चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। राजनीतिक मध्य प्रदेश में कुछ चीज़ें हैं, राजनीतिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश प्रशासन पर आधारित प्रश्न है। ये इस चीज़ को आज हम लोग करने वाले हैं सेशन में अमित सिंह सर के साथ में।
बहुत सारे प्रश्न और पीपीटी बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ें हैं, वो लोक संस्कृति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक संस्कृतियों में सारे एससी एसटी जनजातियों के बारे में, उनके परंपराओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, वो लोक संस्कृति का सारा प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग उसको प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा करके पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ भी अपना तैयारी करना शुरू कर दिया। तो एक प्रॉपर मैनर में सिस्टमैटिक तरीके से हम सारे डायमेंशंस को लेकर के चलेंगे और उसी डायमेंशंस के साथ में तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो लोक संस्कृति के और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रशासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे, फैक्चुअल की कोशिश करेंगे कि सारे ग्रुप में हम लोग वो कर सकें। प्रशासन पे आधारित प्रश्न है, महिलाओं से संबंधित कुछ प्रश्न है, मनोविज्ञान आधारित प्रश्न है। इन पे भी बात जितनी एनालिटिकल है वो क्लास में हम लोग उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसकी लिस्ट और सूचनाएं दे दी जाएंगी, वो आपको प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरीके से है। यहाँ तक मैं अपनी बात को ब्रीफ करता हूँ ताकि हम एक सेशन दे सकें। प्रदीप सिंह सर का, उनका साइंस टेक्नोलॉजी का जितना आज कंटेम्प्रेरी इशूज़ है वो आपके साथ में टैकल कर सकें और वो कंप्लीट हो सकें, है ना। उनको एक्चुअली निकलना भी है, आज के शाम की ट्रेन है, तो उनके साथ में ये हम लोग कर लेते हैं सेशन ताकि आपका कंप्लीट हो सके कोर्स, है ना। अब बाकी की रणनीतियाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सेशन हुआ अमित सिंह सर का। तो आप अपनी भूख प्यास निद्रा को त्याग करके धैर्यपूर्वक बने रहिए, जमे रहिए, है ना। क्योंकि जब हम बोलने में थक नहीं रहे हैं तो आप सुनने में कैसे थक सकते हो। ठीक है, थैंक यू।